नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से एमए फाइनल संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। एमए फाइनल के विद्यार्थियों को मैं प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा रही हूँ। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य प्रकाश को हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको प्रथम उल्लास से प्रथम कारिका व द्वितीय कारिका को पढ़ा दिया था, जिसमें कि मम्मट आचार्य ने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण किया था व 6 प्रकार के प्रयोजनों का प्रतिपादन किया। तदंतर ग्रंथकार काव्य के प्रयोजक हेतुओं का वर्णन करते हुए इस कारिका में कहते हैं। देखिए, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। क्या कह रहे हैं? शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। अब यहाँ पर काव्य तथा उसके उपयोगी विषयों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए काव्य के प्रयोजनों का प्रतिपादन करने के अनंतर अब यहाँ पर मम्मट आचार्य काव्य के प्रयोजक हेतुओं का कारणों का वर्णन इस कारिका में करते हुए क्या कह रहे हैं? शक्तिर निपुणता, शक्ति कवि में रहने वाली उसकी स्वाभाविक प्रतिभा रूप शक्ति, शक्ति कवि में रहने वाली उसकी स्वाभाविक प्रतिभा रूप शक्ति, लोक शास्त्र निपुणता और लोक व्यवहार शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यात अवेक्षणात्, शक्ति लोक शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता, काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। और काव्य को जानने वाले काव्यज्ञ काव्य को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार काव्य निर्माण का अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। ये तीनों मिलकर समष्टि, अलग अलग नहीं, समष्टि रूप से तीनों मिलकर उस काव्य के उद्भव विकास के हेतु कारण कहे गए हैं। देखिए, यहाँ पर मम्मट आचार्य बता रहे हैं कि शक्ति लोक शास्त्र काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता और काव्य को जानने वाले गुरुओं की शिक्षा के अनुसार काव्य निर्माण का अभ्यास, ये तीनों मिलकर समष्टि रूप से उस काव्य के विकास के कारण कहे गए हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, याम बिना काव्यम न प्रसरेत। कि शक्ति जो है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, याम बिना काव्यम न प्रसरेत। कवित्व बीज भूत संस्कार विशेष प्रतिभा, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष प्रतिभा शक्ति कहलाती है, याम बिना जिसके बिना काव्यम न प्रसरेत, काव्य बनता ही नहीं है। प्रसृतम वा उपससनीयम स्यात्। और अगर बन भी जाए, निकल भी जाए या तुकबंदी के रूप में अगर कुछ बन भी जाए तो उपससनीयम स्यात्, तो उपहास के योग्य होता है। तो कवित्व बीज रूप बीजभूत संस्कार विशेष या प्रतिभा को शक्ति कहा गया है, शक्ति कहलाती है जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं है, और अगर बन भी जाए तो उपहास के योग्य होता है। लोकस्य स्थावर जंगम आत्मकस्य लोकव्रतस्य।
लोकस्य स्थावर जंगम आत्मस्य लोकव्रतस्य। लोक अर्थात स्थावर जंगम रूप संसार के व्यवहार के शास्त्राणाम, शास्त्र अर्थात छंदो व्याकरणा, छंद व्याकरण, अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खग आदि लक्षण ग्रंथा नाम। लोक अर्थात स्थावर जंगम संसार के व्यवहार के शास्त्र अर्थात छंद व्याकरण, संज्ञा शब्दों के कोश अमर कोश आदि, कला भरत कोहाल आदि, प्रणीत नृत्य गीत आदि 64 प्रकार की कलाओं के प्रतिपादक लक्षण ग्रंथों। चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतिपादक ग्रंथ। गज तुरग हाथी घोड़े आदि के लक्षणों के प्रतिपादक शालिहोत्र आदि रचित ग्रंथ। एवं खंग आदि के लक्षण ग्रंथा नाम, लक्षण ग्रंथों एवं काव्यानाम और महाकवि संबंधी महाकवियों द्वारा रचे गए काव्य आदि के ग्रहण से आदि ग्रहण इतिहास आदि नाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति। और कवियों के द्वारा रचे गए काव्यों के आदि के ग्रहण से सूचित इतिहास आदि नाम, इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति विशेष प्रकार का ज्ञान तथा काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तत् उपदेशेन करणे योजने च पुनः पुण्येन प्रवृत्ति इति त्रय समुदिता न तु व्यस्ता तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवे। और काव्य की रचना काव्यम कर्तुम विचारितुम ये जानन्ति, और काव्य की रचना करना और उसकी विवेचना करना जानते हैं, उनके तद उपदेशेन करने योजने उनके उपदेश के अनुसार अपने आप नवीन श्लोक आदि के निर्माण करने और प्राचीन कवियों के श्लोकों में योजने च पुनः पुण्येन प्रवृत्ति इति जोड़ तोड़ करने में बार बार प्रवृत्ति अर्थात अभ्यास, ये तीनों समुदिता तीनों मिलकर समष्टि रूप से न तु व्यस्ता न कि अलग अलग तस्य काव्य से उद्भवे उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास में कारण है, अलग अलग तीन कारण नहीं होते। तो इस प्रकार यहाँ पर मम्मट आचार्य ने कवि में रहने वाली उसकी स्वाभाविक प्रतिभा रूप शक्ति, लोक व्यवहार शास्त्र आदि तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता और काव्य की रचना शैली तथा आलोचना पद्धति को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार काव्य निर्माण का अभ्यास, ये तीनों मिलकर समष्टि रूप से उस काव्य के विकास या उद्भव के कारण कहे गए हैं। तो यहाँ पर ग्रंथकार ने शक्ति, लोक व्यवहार शास्त्र एवं काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति या निपुणता तथा काव्य रचना शैली और उसके गुण दोषों को जानने वाले विद्वानों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, इन तीनों को समष्टि रूप से न कि अलग अलग काव्य निर्माण की योग्यता प्राप्त करने का कारण माना है। तो यहाँ पर कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष जो है उसको प्रतिभा या शक्ति कहा गया है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं है। अगर जोड़ तोड़ करके काव्य बन भी जाता है तो वह काव्य बनता ही नहीं है और वह काव्य उपहास के योग्य बनता है। दूसरी, लोक अर्थात स्थावर जंगम रूप संसार के व्यवहार के शास्त्र, कला, चतुर्वर्ग, खड्ग आदि के लक्षण ग्रंथों व महाकवि संबंधी काव्यों के ग्रहण से उत्पन्न विशेष प्रकार का जो ज्ञान अथवा निपुणता है तथा जो काव्य की रचना और विवेचना करने जानते हैं
उन गुरुओं के अनुसार, उन गुरुओं के उपदेशानुसार निर्माण व जोड़ तोड़ करने में बार बार प्रवृत्ति अथवा अभ्यास, ये तीनों मिलकर समष्टि रूप से, न कि अलग अलग, उस काव्य के उद्भव या निर्माण व विकास में कारण है। अतः ये तीनों समष्टि रूप से काव्य के हेतु या कारण कहे गए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से मम्मट आचार्य ने काव्य के हेतु, 3 प्रकार के हेतु बताए हैं, उसी प्रकार वामन आचार्य ने भी लोक, विद्या तथा प्रकीर्ण, इन तीनों को काव्य का अंग, काव्य निर्माण की क्षमता प्राप्त करने का साधन बताया है। मम्मट ने वामन के लोक तथा विद्या दोनों को निपुणता के अंतर्गत ही ग्रहण कर लिया है और उन्होंने भी मुख्य रूप से 3 काव्य साधनों के रूप में ही प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से आचार्य भामह ने भी काव्य साधनों का निरूपण लगभग उसी प्रकार से किया। इस प्रकार काव्य साधनों की तुलना करने से ये प्रतीत होता है कि काव्य साधन या काव्य के हेतु या काव्य के कारण सभी आचार्यों की दृष्टि में लगभग एक जैसे रहे हैं, परंतु भिन्न भिन्न आचार्यों ने उनके पूर्वापर्य अथवा विभाग आदि में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत भेद करके उनका अलग अलग ढंग से निरूपण कर दिया है। इस प्रकार तत्वतः उनमें, उनके विवेचन में कोई अधिक भेद नहीं है। तो इस तरह से मम्मट आचार्य ने अपनी इस पुस्तक में का पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही काव्य के प्रयोजक हेतुओं का वर्णन किया है। उन्होंने काव्य के 3 हेतु या 3 कारण बताए हैं: शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर समष्टि रूप से काव्य के उद्भव, काव्य के निर्माण व विकास में कारण कहे गए हैं। तो इन तीनों को समष्टि रूप से काव्य का हेतु कहा गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं। तीसरी कारिका हमारी पूरी हो गई है। कल के वीडियो में हम अगला जो है अगली कारिका से शुरू करेंगे। तो आज इतना ही। कल आपसे पुनः मेरी मुलाकात होगी, पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।